रात का समय था, जब सड़कें बोलती नहीं हैं और सत्ता अक्सर अपनी असली शक्ल दिखा देती है। दक्षिण भारत के उस लंबे, सूने हाईवे पर गाड़ियों की आवाजें भी थकी हुई लगती थीं। दूर दूर तक फैली काली सड़क, पीली स्ट्रीट लाइट की अधूरी रोशनी और हवा में उड़ती गर्म धूल सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे हर चीज किसी गलत फैसले के इंतजार में खड़ी हो। उसी हाईवे पर एक साधारण सी कार धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठी औरत की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सादा सूट, बिना किसी दिखावे के कपड़े, चेहरे पर न डर न घबराहट, बस एक अजीब सी स्थिरता। वह बार बार बाहर नहीं देख रही थी, न ही मोबाइल में उलझी थी, जैसे उसे पता हो कि यह रात लंबी होने वाली है। अचानक आगे बैरिकेड दिखाई दिए। पीली जैकेट पहने कुछ लोग सड़क के बीच खड़े थे। कार जैसे ही पास पहुंची, एक तेज सीटी बजी और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। कार रुकी। वही पल था जहां से कहानी ने वह मोड़ लिया जिसे बाद में कोई भी भूल नहीं पाया। एक भारी आवाज पास आई, कागज दिखाओ। यह आवाज आदेश थी, सवाल नहीं। महेश पाटिल आगे बढ़ा। वर्दी में था, लेकिन वर्दी से ज्यादा उसकी चाल में सत्ता झलक रही थी। आंखों में वह ठंडापन था जो रोज लोगों को झुकते देखने से आता है। उसने कार के अंदर झांका, औरत को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं, कोई फाइल हो। इतनी रात को अकेली? उसके होंठों पर हल्की सी हंसी आई। कार के अंदर बैठी औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपने बैग से कागज निकाले और आगे बढ़ा दिए। यह चुप्पी महेश को खली। उसे आदत थी कि सामने वाला या तो डरता है या सफाई देता है। यहां दोनों में से कुछ भी नहीं था। उसने कागज लिए, पर देखने के बजाय देर तक यूं ही पकड़े रहा। सड़क के किनारे खड़े उसके साथी यह सब देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं। हाईवे की हवा में एक अजीब तनाव भर गया। कहां जा रही हो? महेश ने फिर पूछा। इस बार आवाज और कड़क थी। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई चुनौती नहीं थी, बस सादगी थी। आगे, उसने धीमे से कहा। एक शब्द का जवाब, इतना छोटा कि जैसे उसने कोई दरवाजा बंद कर दिया हो। महेश का चेहरा सख्त हो गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी पूछताछ को हल्के में ले। उसने इशारे से ड्राइवर को नीचे कर रहे हैं उतरने को कहा। ड्राइवर घबराया हुआ था। वह जानता था कि ऐसे चेकिंग पॉइंट पर सवाल पूछना भी गुनाह बन सकता है। महेश ने गाड़ी के चारों ओर घूमते हुए कहा, रूटीन चेकिंग है, टाइम लगेगा। यह रूटीन शब्द यहां अक्सर इस्तेमाल होता था, लेकिन सब जानते थे कि इसका मतलब कुछ और ही होता है। औरत अब भी चुप थी। वह सीट पर सीधी बैठी रही, जैसे इंतजार करना उसकी आदत हो। समय खिंचने लगा। दूर से कोई ट्रक गुजरा। उसकी तेज आवाज ने पल भर के लिए सन्नाटे को तोड़ा। फिर वैसा ही हो गया। महेश ने कागज लौटाने के बजाय जेब में डाल लिए। बिना सही क्लियरेंस आगे नहीं जा सकती, उसने कहा। क्लियरेंस? औरत ने पहली बार पूरा शब्द बोला। आवाज में न तंज था, न डर, बस एक साधारण सा सवाल। यही वह पल था जिसने महेश के भीतर बैठे अहंकार को और भड़का दिया। यहां सवाल मैं पूछता हूं, उसने कड़क कर कहा। उसके आसपास खड़े लोग चुप रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। यह सिर्फ एक औरत, एक असंदार की हिम्मत नहीं थी जिसे रोका गया था। यह उस मानसिकता का खेल था जहां ताकत को चुनौती पसंद नहीं। महेश ने जानबूझकर समय बढ़ाया। फोन निकाला, किसी से बात करने का नाटक किया, हंसा, फिर कार की ओर देखकर कहा, लगता है आपको यहीं रुकना पड़ेगा। रात और गहरी होती जा रही थी। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन माहौल में एक ठंडक उतर आई थी। औरत ने बाहर झांका, सड़क की लंबाई को देखा, फिर वापस सीट पर टिक गई। उसके चेहरे पर थकान थी, पर कमजोरी नहीं। महेश ने यह सब नोटिस किया, और शायद यही उसे और चिढ़ा रहा था। उसे लगा कि सामने बैठी यह औरत खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही है। उसने एक और आदेश दिया, गाड़ी साइड में लगाओ। ड्राइवर ने कांपते हाथों से गाड़ी साइड में की। यह एक छोटा सा आदेश था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा अपमान जुड़ा था। हाईवे पर रात के बीच बिना किसी ठोस वजह के रोक दिया जाना किसी भी आम इंसान के लिए डरावना होता है। औरत जानती थी कि अभी बोलना आसान रास्ता हो सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी
अब सवाल बन चुकी थी। महेश ने उसके सामने झुककर कहा, समझदारी इसी में है कि सहयोग करो। यह सहयोग शब्द अक्सर उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां नियम से ज्यादा मर्जी चलती है। औरत ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी निगाहें सीधे टकराईं। नजरों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था, जैसे वह किसी को आखिरी मौका दे रही हो। लेकिन महेश ने इसे चुनौती समझा। उसने पीछे मुड़कर अपने एक आदमी को इशारा किया। वह आदमी आगे आया। माहौल और सख्त हो गया। अब यह सिर्फ कागजों की बात नहीं थी। यह उस अधिकार की बात थी जो खुद को सवालों से ऊपर समझता है। हाईवे की उस रात में, जहां गवाह कम थे और आवाजें दूर तक नहीं जाती थीं, एक फैसला लिया जा रहा था। एक ऐसा फैसला जो महेश के लिए मामूली था, लेकिन आगे चलकर वही फैसला उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। उसने ठंडी आवाज में कहा, इन्हें यहीं रोक दो। शब्द हवा में तैर गए। औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गहरी सांस ली। शायद वह जानती थी कि यहीं से कहानी बदलने वाली है। शायद उसे अंदाजा था कि सत्ता अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलती तब करती है जब वह किसी को बहुत छोटा समझ लेती है। रात चुपचाप आगे बढ़ती रही और हाईवे पर खड़ी वह कार, उस औरत की चुप्पी और महेश का अहंकार, तीनों मिलकर एक ऐसे तूफान की शुरुआत कर चुके थे जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। रात और गहरी हो चुकी थी। हाईवे की रोशनी अब कम और साए ज्यादा बोल रहे थे। कार साइड में खड़ी थी, इंजन बंद और समय जैसे जानबूझकर धीमा चल रहा हो। महेश पाटिल अपने आदमियों के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ा था। बीच बीच में कार की ओर देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। उसे यकीन था कि देर सबेर अंदर बैठी औरत टूटेगी, सवाल करेगी, विनती करेगी या कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन कार के भीतर बैठी अनिका राव ने कुछ नहीं किया। वह खिड़की से बाहर देखती रही, दूर तक फैले अंधेरे को जैसे पढ़ रही हो। उसकी सांसें गहरी थीं, पर बिखरी हुई नहीं। हर गुजरते पल के साथ उसके भीतर एक अजीब सा संयम और सख्त होता जा रहा था। यह इंतजार डर का नहीं था, यह किसी और ही मकसद से भरा हुआ था। पास से गुजरते एक ट्रक की हेडलाइट्स पल भर के लिए कार के अंदर रोशनी भर गईं। उसी रोशनी में ड्राइवर का चेहरा दिखा, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में असहायता। वह बार बार बाहर की ओर देखता, जैसे किसी मदद की उम्मीद कर रहा हो, फिर अनिका की ओर नजर डालता और चुप हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत इतनी शांति से कैसे बैठी रह सकती है। आमतौर पर इस तरह की रोक टोक पर लोग झल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं या फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगते हैं। लेकिन यहां कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पकड़ पाना मुश्किल था। महेश ने अपने एक आदमी को पास बुलाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। वह आदमी कार की ओर बढ़ा, खिड़की के पास आकर रुका और रुखी आवाज में बोला, मैडम, टाइम लगेगा। अगर जल्दी है तो। वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया। अनिका ने उसकी ओर देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन उस मुस्कान में कोई विनती नहीं थी। जल्दी नहीं है, उसने कहा, बस इतना। आदमी को जैसे झटका लगा। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। महेश ने यह सब देखा। उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा कि सामने बैठी औरत उसकी धैर्य की परीक्षा ले रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कोई आम इंसान इतनी सहजता से इस अपमान को कैसे झेल सकता है। उसने घड़ी देखी, फिर फोन निकाला और किसी से बात करने लगा। बात के दौरान उसकी आवाज ऊंची थी, जानबूझकर। वह चाहता था कि कार के अंदर बैठी औरत सुने कि उसके कितने संपर्क हैं, कितनी पकड़ है। फोन काटने के बाद उसने जोर से हंसते हुए कहा, यहां रात लंबी होती है। उसके शब्द हवा में घुल गए। अनिका ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर की हवा अंदर आई, गर्म, भारी और थकी हुई। उसने आंखें बंद कीं और कुछ पल यूं ही बैठी रही। उस पल में उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे अपने सामने फैले इस सिस्टम की परतें साफ दिख रही थीं। छोटे आदमी, बड़े आदेश और बीच में फंसे हुए लोग जिनकी कोई सुनने वाला नहीं। यही वह जगह थी जहां अक्सर सच्चाई दम तोड़ देती है। लेकिन आज वह यहां सिर्फ खुद के लिए नहीं थी। कुछ दूर हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, आधी रात में भी खुला हुआ।
ढाबे के मालिक ने यह सब देखा था। उसने देखा कि कार को यूं ही रोक कर रखा गया है। उसने देखा महेश का व्यवहार और उसने देखा उस औरत की चुप्पी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन डर उसके कदमों को बांधे हुए था। फिर भी उसने अपने लड़के को पानी की बोतल लेकर कार की ओर भेजा। लड़का हिचकिचाता हुआ आगे बढ़ा और खिड़की के पास आकर बोला, मैडम, पानी। अनिका ने आंखें खोलीं, उसे देखा और बोतल ले ली। धन्यवाद, उसने कहा। एक साधारण शब्द, लेकिन उस रात में वह बहुत भारी था। लड़का राहत की सांस लेकर लौट गया। यह छोटा सा दृश्य महेश की नजरों से छुपा नहीं रहा। उसे यह पसंद नहीं आया कि कोई उसकी अनुमति के बिना इस रोक के बीच कुछ करे। वह ढाबे की ओर देखता रहा, जैसे चेतावनी दे रहा हो, लेकिन देर हो चुकी थी। यह छोटी सी मानवीय मदद उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी बन चुकी थी। अनिका ने पानी पिया और बोतल एक तरफ रख दी। उसके भीतर कहीं यह भरोसा और गहरा हो गया कि हर जगह सब कुछ पूरी तरह सड़ा नहीं होता। कुछ लोग अब भी चुपचाप सही काम कर जाते हैं, भले ही उन्हें उसका श्रेय न मिले। समय और बीतता गया। महेश ने आखिरकार कार के पास आकर कहा, देखिए, यह सब आसानी से भी खत्म हो सकता है। उसके लहजे में अब सीधा संकेत था। अनिका ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने के बजाय बाहर सड़क की ओर देखती रही। महेश को यह खामोशी अब चुनौती लग रही थी। उसे लगा कि अगर उसने अभी दबाव नहीं बढ़ाया तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उसने अपने आदमियों को इधर उधर फैलने का इशारा किया, जैसे माहौल और भारी हो जाए। कार के अंदर का सन्नाटा और बाहर की यह हरकतें मिलकर एक अजीब तनाव रच रही थीं। अनिका ने मन ही मन एक फैसला लिया। अभी नहीं, अभी सच बोलने का वक्त नहीं है। अभी उसे देखना था कि यह लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह इंतजार उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने अपने हाथों को गोद में रखा, उंगलियां आपस में जुड़ी हुईं और सांसों को काबू में रखा। हर पल उसके भीतर एक सवाल गूंज रहा था, अगर वह अभी कुछ कह दे, तो क्या वाकई सब बदल जाएगा या सिर्फ यह रात खत्म होगी? महेश ने आखिरी बार चेतावनी भरे स्वर में कहा, यह जगह सवाल पूछने के लिए नहीं है। अनिका ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। बस इतना। उन दो शब्दों में न झुकना था न उकसाना, लेकिन महेश ने इसे अपने अधिकार पर चोट समझा। उसने मुड़कर कहा, ठीक है, तो इंतजार करो। और वह कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। रात अब और भी भारी लग रही थी। हाईवे पर चलते वाहनों की आवाजें दूर होती जा रही थीं। कार के अंदर बैठी औरत, बाहर खड़ा हुआ सिस्टम और बीच में खिंचा हुआ यह मौन, सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच रहे थे जिसमें उम्मीद बहुत हल्की थी, लेकिन मौजूद थी। यह वही उम्मीद थी जो किसी ढाबे के लड़के की पानी की बोतल में दिखी थी, जो एक आम इंसान के भीतर छिपी इंसानियत में झलकी थी। अनिका ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा, यह लड़ाई लंबी होगी, लेकिन हर लंबी लड़ाई एक छोटे से भरोसे से ही शुरू होती है। और उसी भरोसे के साथ उसने फिर से चुप्पी ओढ़ ली, ये जानते हुए कि अगला कदम आसान नहीं होगा, पर जरूरी होगा। कार के भीतर का सन्नाटा अब बोझ बन चुका था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीने के भीतर उतर जाता है। रात अपने बीचों बीच थी और हाईवे की लंबी पट्टी पर गाड़ियां कम हो चली थीं। दूर कहीं कोई ट्रक गुजरता तो उसकी आवाज कुछ सेकंड के लिए माहौल को तोड़ देती, फिर वही खिंची हुई खामोशी लौट आती। अनिका राव सीट पर सीधी बैठी थी, पीठ सीट से लगी हुई, आंखें आधी खुली। वह बाहर सब देख रही थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ तौल भी रही थी। हर मिनट के साथ हालात साफ होते जा रहे थे। यह सिर्फ एक अधिकारी की बदतमीजी नहीं थी, यह एक पूरी व्यवस्था का रवैया था, जो जानबूझकर समय खींचती है ताकि सामने वाला टूट जाए। महेश पाटिल अब और नजदीक आ चुका था। उसका धैर्य खत्म हो रहा था, क्योंकि जिस तरह का डर वह आमतौर पर देखता था, वह यहां नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने आदमियों से कुछ कहा और वे कार के आसपास ऐसे खड़े हो गए जैसे घेरा डाल दिया गया हो। यह एक मूक चेतावनी थी। अनिका ने यह देखा और समझा भी। उसके भीतर एक पल के लिए विचार आया, अगर वह अभी अपनी पहचान बता दे, अगर वह अभी एक फोन कॉल कर दे, तो यह सब यहीं रुक सकता है। यह अपमान, यह इंतजार, यह खेल
सब खत्म हो सकता है। यह सबसे आसान रास्ता था, लेकिन उसी पल उसके भीतर दूसरा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या यही सही होगा? क्या सिर्फ खुद को बचा लेना काफी है, जब यह वही सड़क है, वही चेकपोस्ट है, और वही चेहरे हैं जो हर रात किसी और को इसी तरह रोकते होंगे? उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को और कसकर जोड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, अभी सच सामने लाने का वक्त नहीं था। महेश ने कार के शीशे के पास आकर फिर से झुकते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहती। उसकी आवाज में अब खुला तंज था। अनिका ने उसकी ओर देखा और पहली बार थोड़ा लंबा जवाब दिया। समझने के लिए समय चाहिए, उसने कहा। यह जवाब न तो डर दिखा रहा था, न झुकाव, बल्कि इसमें एक ठहराव था, जैसे कोई अपने फैसले को पूरी तरह सोचकर बोल रहा हो। महेश को यह बात चुभ गई। उसे लगा जैसे सामने बैठी औरत उसकी भाषा ही नहीं, उसके खेल को भी पढ़ रही है। उसने सीधा आदेश दिया, गाड़ी की डिक्की खोलो। ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है। डिक्की खुली, सामान देखा गया, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। फिर भी महेश ने सिर हिलाया, जैसे कुछ गलत हो। कागजों में गड़बड़ है, उसने कहा, बिना किसी ठोस वजह के। अनिका यह सब देख रही थी। उसके भीतर एक अजीब सा संयम और गहराता जा रहा था। वह जानती थी कि यह खेल अब आगे बढ़ चुका है। यह वह मोड़ था जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं। वह चाहती तो अभी बोल सकती थी, कह सकती थी कि वह कौन है, क्यों यहां है, और किस अधिकार से उससे बात की जा रही है। लेकिन उसने फिर वही रास्ता चुना जो कठिन था। वह चुप रही। यह चुप्पी अब मजबूरी नहीं थी, यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। महेश ने अपने फोन पर किसी से बात की, जानबूझकर ऊंची आवाज में, हाँ, यहां एक केस है। नहीं, अभी जाने नहीं देंगे, टाइम लगेगा। हर शब्द इसलिए बोला जा रहा था ताकि दबाव बढ़े। अनिका ने खिड़की से बाहर देखा। उसे ढाबे का वही लड़का दिखा जो पहले पानी लेकर आया था। वह दूर खड़ा था, डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वह कुछ और कर सकता है? अनिका ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, ठीक है। उस छोटे से इशारे में एक पूरी बातचीत छिपी थी। महेश ने यह सब नहीं देखा, या शायद देखना नहीं चाहा। उसके लिए यह सिर्फ एक और रात थी, एक और आदमी या औरत जिसे इंतजार करवाया जा रहा था। लेकिन अनिका के लिए यह एक परीक्षा थी, अपने धैर्य की, अपने मकसद की। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस पूरी प्रक्रिया को अंत तक देखेगी। उसे जानना था कि यह लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं और किस बिंदु पर उनका डर खत्म होता है। समय और बीता। रात अब ठंडी नहीं, बल्कि भारी लगने लगी थी। महेश ने आखिरकार एक और कदम आगे बढ़ाया। आपको यहां से थाने ले जाना पड़ेगा, उसने कहा, जैसे यह कोई सामान्य बात हो। ड्राइवर घबरा गया। अनिका के भीतर कुछ पल के लिए हलचल हुई। यह वह बिंदु था जहां स्थिति वाकई खतरनाक हो सकती थी। थाने का मतलब था और ज्यादा बंद दरवाजे और कम गवाह। यह वह मौका था जहां वह अपनी पहचान बताकर खुद को सुरक्षित कर सकती थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चेहरा शांत रहा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अभी बोलूं तो क्या यह पूरी सच्चाई सामने आएगी या सिर्फ यह रात कट जाएगी? जवाब साफ था। वह नहीं चाहती थी कि यह सिर्फ उसकी कहानी बनकर रह जाए। उसने महेश की ओर देखा और कहा, अगर यही नियम है तो चलिए। उसके शब्दों में कोई विरोध नहीं था। महेश एक पल के लिए रुका। उसे यह उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि अब सामने वाला टूटेगा, बहस करेगा, रोएगा। लेकिन यहां उल्टा हो रहा था। यही वह क्षण था जहां उसकी आत्मविश्वास की दरारें उभरने लगीं, भले ही उसने उन्हें छुपाने की कोशिश की। उसने इशारा किया और कार को आगे बढ़ने को कहा। हाईवे पर धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। पीछे एक सरकारी जीप। अनिका खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन, सूखे पेड़ और दूर जाती रोशनी, सब जैसे एक फिल्म की तरह चल रहे थे। उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था। उसने कठिन रास्ता चुना था, लेकिन उसे यकीन था कि यही रास्ता सही है। उसने अपने भीतर एक आखिरी बार खुद से कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है,
अगर मैं आज चुप रहकर भी सच को इकट्ठा कर पाई तो कल बहुतों की आवाज बन सकती हूं। गाड़ी आगे बढ़ती रही और रात भी। महेश को लग रहा था कि वह जीत रहा है, कि उसने स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ लिया है। उसे अंदाजा नहीं था कि इसी पल, इसी फैसले में उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो बदले का मौका मिलने पर भी बदला नहीं लेता। और अनिका राव ने उस रात बदला नहीं चुना, उसने इंतजार चुना। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं रही थी, वह भारी हो चुकी थी, जैसे हर मिनट के साथ हवा में कुछ दबता चला जा रहा हो। कार आगे बढ़ रही थी, सामने सड़क की पीली लकीरें हेडलाइट्स में उभरतीं और फिर पीछे छूट जातीं। पीछे सरकारी जीप की मौजूदगी एक साये की तरह थी, जो हर पल याद दिला रही थी कि यह सफर सामान्य नहीं है। अनिका राव खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहें सड़क पर नहीं टिक रही थीं। उसके भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। यह वही क्षण था जहां इंसान अपने फैसलों की कीमत चुकाता है, बिना यह जाने कि अंत में उसका फल क्या होगा। थाने की इमारत दूर से ही दिखने लगी थी। ऊंची दीवारें, मध्यम रोशनी और वह परिचित सा एहसास कि यह सच्चाई अक्सर धीमी आवाज में बोली जाती है। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। बाहर उतरते ही अनिका ने महसूस किया कि यहां हवा भी अलग है। यह वह जगह थी जहां समय अक्सर ठहर जाता है और इंसान अपनी पहचान खोने लगता है। महेश पाटिल आगे आगे चल रहा था, उसके कदमों में आत्मविश्वास था, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि आज रात क्या होने वाला है। अंदर प्रवेश करते ही एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने नोटिस, धुंधली तस्वीरें और वर्षों से जमा हुई चुप्पी। किसी ने नाम पूछा, किसी ने रजिस्टर खोला, लेकिन किसी ने आंख उठाकर अनिका को ठीक से नहीं देखा। वह बस एक और चेहरा थी, एक और मामला। यही वह एहसास था जो सबसे ज्यादा चुभता है जब आपकी मौजूदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। न खिड़की, न घड़ी, बस एक टेबल, दो कुर्सियां और ऊपर लटकता हुआ पंखा, जो आवाज तो कर रहा था लेकिन हवा नहीं दे रहा था। दरवाजा बंद हुआ, बाहर से कुंडी लगने की आवाज आई। अनिका ने आंखें बंद कीं, कुछ सेकंड के लिए, शायद खुद को संभालने के लिए, शायद यह याद रखने के लिए कि वह यहां क्यों है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कोई पूछताछ नहीं, कोई सवाल नहीं। यही इंतजार सबसे कठिन होता है, जब आपको यह भी नहीं पता कि अगला कदम क्या होगा। प्यास लगने लगी थी, गले में सूखापन था। उसने पानी मांगने के बारे में सोचा, फिर खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि यहां हर मांग को कमजोरी की तरह देखा जाता है। बाहर से आवाजें आ रही थीं, किसी का हंसना, किसी का फोन पर बात करना, चाय के कप की खनक। दुनिया बाहर चल रही थी और वह भीतर रुकी हुई थी। इस ठहराव में उसके दिमागन में कई चेहरे उभरे। वे ट्रक ड्राइवर, जिनके लिए यह रोजमर्रा की बात थी। वे लोग, जिनके लिए यह इंतजार, यह अपमान, यह डर एक आदत बन चुका था। उसने महसूस किया कि अगर वह आज यहां से बिना सच सामने लाए निकल गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। दरवाजा खुला, एक सिपाही अंदर आया, बिना कुछ कहे एक फाइल टेबल पर रख दी और चला गया। फाइल में कागज थे, शब्द थे, लेकिन सच्चाई नहीं थी। आरोपों की भाषा वही पुरानी थी, अस्पष्ट, लचीली, किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकने वाली। अनिका ने फाइल को छुआ तक नहीं। वह जानती थी कि यह सब एक खेल का हिस्सा है। कुछ देर बाद महेश कमरे में आया। उसकी चाल में अब थोड़ी थकान थी, लेकिन आवाज में वही सख्ती। देखिए, आपने खुद मुश्किल चुनी है, उसने कहा। यह सब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। अनिका ने उसकी ओर देखा। आपने चुना, उसने शांत स्वर में कहा। यह जवाब महेश को चौंका गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर हंसने की कोशिश की। यहां बातें ऐसे नहीं चलती, उसने कहा। यहां नियम है। अनिका ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, उसने कहा, और सच में वह जानती थी। यही वजह थी कि वह यहां थी। महेश बाहर चला गया। दरवाजा फिर बंद हुआ। समय फिर फैल गया। भूख अब महसूस होने लगी थी। शरीर थक चुका था। पंखा अब भी घूम रहा था, जैसे किसी व्यर्थ कोशिश में लगा हो। अनिका ने कुर्सी से पीठ टिकाई और आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर डर था, लेकिन उससे बड़ा था एक ठोस निश्चय। उसे पता था कि इस तरह की जगहें
इंसान को तोड़ने के लिए बनी होती हैं। यहां सवालों से ज्यादा खामोशी काम करती है। यहां इंतजार हथियार होता है। घंटों बाद फिर दरवाजा खुला। इस बार कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं। बस यह बताया गया कि अभी इंतजार करना होगा। यह शब्द अब एक सजा की तरह लगने लगा था। बाहर आसमान का रंग बदलने लगा था। रात धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां न दिन था, न रात, बस एक अंतहीन समय था। अनिका ने दीवार की ओर देखा। वहां एक छोटा सा निशान था। शायद किसी ने पहले उंगली से खरोंचा होगा। यह निशान जैसे कह रहा था कि वह पहली नहीं है। इससे पहले भी लोग यहां बैठे हैं, इसी तरह, इसी चुप्पी में। इस एहसास ने उसे और मजबूत कर दिया। अगर वे लोग यह सह पाए, तो वह भी सह सकती है। बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। शिफ्ट बदल रही थी। नए चेहरे, वही रवैया। महेश कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद उसे लगा कि खेल अब उसके हाथ में है। अनिका के लिए यह सबसे कठिन दौर था, जब न कुछ हो रहा था, न कुछ खत्म, जब सिर्फ सहना था। उसके शरीर में दर्द होने लगा था। गर्दन अकड़ गई थी। आंखें भारी थीं। फिर भी उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने अपने भीतर एक ही बात दोहराई, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। हर सिस्टम, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, कहीं न कहीं एक गलती करता है, और वही गलती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। सुबह की पहली रोशनी बाहर दिखाई दी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन बाहर की आवाजें बदल गई थीं। दिन की आवाजें अलग होती हैं, ज्यादा तेज, ज्यादा बेपरवाह। अनिका ने गहरी सांस ली। यह एक छोटी जीत थी। उसने रात काट ली थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दरवाजा फिर खुला। इस बार महेश वापस आया। उसके चेहरे पर अब वह पुराना आत्मविश्वास नहीं था। कहीं न कहीं उसे भी महसूस हो रहा था कि यह मामला उसकी उम्मीद से अलग दिशा में जा रहा है। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आप थक गई होंगी। यह सहानुभूति नहीं थी, यह एक और चाल थी। अनिका ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, बिना बोले बहुत कुछ कह देना। उस कमरे में, उस थाने में, उस सुबह, एक बात साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ एक औरत की परीक्षा नहीं थी। यह उस सिस्टम की परीक्षा थी, जो यह मानकर चलता है कि सहनशीलता कमजोरी है। अनिका राव ने उस रात और उस सुबह में जो सहा, वह किसी एक इंसान का दर्द नहीं था। वह उन सबका दर्द था, जो हर दिन बिना आवाज किए सहते हैं। और उसी सहनशीलता के भीतर, कहीं गहराई में, एक ऐसी ताकत जन्म ले रही थी, जो आने वाले समय में इस पूरे खेल को पलटने वाली थी। सुबह की रोशनी अब थाने की दीवारों पर साफ उतर आई थी, लेकिन भीतर बैठे लोगों के चेहरों पर अब भी रात की थकान जमी हुई थी। अनिका राव उसी कुर्सी पर बैठी थी, जहां उसने रात गुजारी थी। शरीर दर्द से भरा था, आंखें भारी थीं, लेकिन उसकी पीठ अब भी सीधी थी। यह सीधापन किसी जिद का नहीं, हमारे जेद का, बल्कि उस फैसले का नतीजा था जो वह बहुत पहले ले चुकी थी। महेश पाटिल सामने बैठा था। फाइलें खुली हुई थीं, लेकिन उसके सवाल अब पहले जैसे सख्त नहीं थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी थी, जैसे वह किसी अदृश्य दबाव को महसूस कर रहा हो। उसने एक बार दरवाजे की ओर देखा, फिर अनिका की ओर। आपको पता है, यह मामला अब हाथ से निकल सकता है, उसने कहा, जैसे चेतावनी दे रहा हो, लेकिन असल में खुद को समझा रहा हो। अनिका ने उसकी बात सुनी, पर जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब हर शब्द का वजन पहले से कहीं ज्यादा है। कमरे के बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। कुछ नए अधिकारी आए थे, कुछ पुराने जा चुके थे। थाने का माहौल बदल रहा था। वही जगह, वही दीवारें, लेकिन हवा में एक अलग बेचैनी थी। महेश ने फाइल बंद की और खड़ा हो गया। आपको थोड़ी देर बाहर बैठना होगा, उसने कहा। अनिका उठी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन डगमगाए नहीं। बाहर गलियारे में लोग थे, नजरें थीं, और पहली बार कुछ निगाहों में सवाल भी था। वह एक बेंच पर बैठ गई। समय फिर से फैलने लगा, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं था। अब यह इंतजार किसी गहराई की ओर ले जा रहा था। कुछ देर बाद एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसकी वर्दी सलीके से पहनी हुई थी, चेहरे पर औपचारिकता थी, लेकिन आंखों में कठोरता भी। उसने अनिका को देखा, फिर महेश की ओर मुड़ा। दोनों के बीच कुछ धीमी बातचीत हुई। शब्द साफ नहीं थे,
लेकिन लहजा बता रहा था कि बात गंभीर है। महेश का चेहरा उतरने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ दिखने लगा था। वह बार बार जेब से रुमाल निकाल रहा था। अनिका यह सब देख रही थी, बिना किसी भाव के। उसके भीतर कोई जीत का एहसास नहीं था, बस एक ठंडी सी स्पष्टता थी। कुछ ही देर में अनिका को एक अलग कमरे में ले जाया गया। यह कमरा पहले वाले से अलग था। यहां खिड़की थी, मेज पर फोन रखा था और दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। यह बदलाव छोटा था, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा था। वरिष्ठ अधिकारी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आपसे कुछ औपचारिक सवाल पूछने हैं। अनिका ने सिर हिलाया। सवाल शुरू हुए, लेकिन वे अब आरोपों जैसे नहीं थे। वे तथ्य पूछ रहे थे। समय, जगह, नाम। अनिका ने जवाब दिए, न कम न ज्यादा। हर उत्तर संतुलित था, जैसे वह पहले से जानती हो कि क्या पूछा जाएगा। उसके शब्दों में कोई उत्तेजना नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। बाहर से अचानक शोर उठा। किसी के तेज कदमों की आवाज, किसी का ऊंची आवाज में बोलना। कमरे का दरवाजा खुला और एक सिपाही ने भीतर झांककर कुछ कहा। वरिष्ठ अधिकारी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अनिका की ओर देखा, जैसे कुछ तय कर रहा हो। फिर उसने मेज पर रखा फोन उठाया। यह वह पल था जब समय ने जैसे रफ्तार पकड़ ली। फोन पर बातचीत छोटी थी, लेकिन असर गहरा। कॉल खत्म होते ही उसने सीधे अनिका की ओर देखा और पहली बार उसका लहजा बदला। आप अपनी पहचान बताना चाहेंगी? उसने पूछा। यह सवाल कमरे में गूंज गया। अनिका ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। यह वही क्षण था जिसके लिए उसने इतना सहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोली, मेरा नाम अनिका राव है। उसने अपना पद बताया, बिना किसी गर्व के, बिना किसी नाटकीयता के। कमरे में सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ अधिकारी कुर्सी से थोड़ा पीछे हट गया। उसने तुरंत खड़े होकर सलामी नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर जो बदलाव आया, वह किसी सलामी से कम नहीं था। उसी पल बाहर की दुनिया में हलचल मच गई, जैसे कोई बांध टूट गया हो। कुछ ही मिनटों में कमरे के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। फोन कॉल्स, तेज आवाजें, निर्देश। महेश पाटिल को बुलाया गया। वह कमरे में आया, लेकिन अब उसकी चाल में वह अकड़ नहीं थी। उसने अनिका को देखा और उसकी आंखें झुक गईं। जो आदमी रात भर खुद को मालिक समझ रहा था, अब वही आदमी शब्द ढूंढ रहा था। वरिष्ठ अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, आपको पता है आपने क्या किया है? महेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसके मुंह से सिर्फ एक कमजोर सा वाक्य निकला, गलतफहमी हो गई थी। अनिका ने पहली बार सीधे हस्तक्षेप किया। यह गलतफहमी नहीं थी, उसने कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कमरा फिर शांत हो गया। यह आदत थी। यह एक शब्द महेश पर हथौड़े की तरह पड़ा। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत आदेश दिए। जांच के निर्देश, रिपोर्ट लिखने का आदेश, और महेश को एक तरफ बैठने को कहा गया। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग रात भर चुप थे, अब फुसफुसा रहे थे। जो लोग ताकत के करीब थे, अब दूरी बना रहे थे। कुछ घंटों के भीतर यह खबर बाहर निकल चुकी थी। मीडिया नहीं, लेकिन सिस्टम के भीतर। फोन लगातार बज रहे थे। उच्च अधिकारियों के नाम लिए जा रहे थे। महेश का फोन जब्त किया गया। कॉल रिकॉर्ड्स, संदेश, सब कुछ। अनिका यह सब देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब अपने दर्द या थकान पर नहीं था। उसका ध्यान उस पूरी तस्वीर पर था जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं था, यह एक पूरी श्रृंखला थी। उसी दिन दोपहर तक महेश को निलंबित कर दिया गया। यह खबर उसके लिए वज्रपात जैसी थी। जिस कुर्सी पर बैठकर वह दूसरों को डराता था, वह कुर्सी अब उससे छिन चुकी थी। अनिका को एक सरकारी वाहन में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रास्ते में वही हाईवे फिर सामने आया, लेकिन अब वह सड़क अलग लग रही थी। वही पेड़, वही माइलस्टोन, लेकिन हवा में एक बदलाव था। उसके भीतर भी कुछ बदल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपने शरीर की थकान को महसूस किया। दर्द था, लेकिन वह अब अर्थहीन नहीं था। यह उस कीमत का हिस्सा था जो किसी बड़े सच को सामने लाने के लिए चुकाई जाती है। शाम होते होते वरिष्ठ स्तर पर बैठकें शुरू हो गईं। फाइलें खुलीं, पुराने मामले निकाले गए। महेश सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, लेकिन उसके पीछे जो नेटवर्क था,
वह अब उजागर होने लगा था। अनिका ने सीधे निर्देश दिए, बिना गुस्से के, बिना भाषण के। उसके शब्द कम थे, लेकिन फैसले ठोस थे। कुछ देर के लिए वह अकेली बैठी। कमरे में शांति थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में सूरज ढल रहा था। एक दिन में कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं, यह उसने आज देखा था। उसे कोई खुशी नहीं थी, कोई विजय का नशा नहीं था। बस एक ठहरा हुआ संतोष था कि उसने सही वक्त पर सही चुप्पी चुनी थी। बाहर कहीं दूर महेश पाटिल बैठा होगा, ये सोचते हुए कि एक रात ने उसका सब कुछ कैसे छीन लिया। लेकिन अनिका जानती थी कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक अध्याय था। असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। क्योंकि जब सत्ता डगमगाती है, तो वह गिरने से पहले आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करती है। और अनिका राव उस हमले के लिए तैयार थी, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ सच के साथ। शाम का अंधेरा धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था, लेकिन यह वही अंधेरा नहीं था जो हाईवे की उस रात में पसरा था। अब इसमें डर कम और अनिश्चितता ज्यादा थी। अनिका राव खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही व्यवस्था की सबसे अजीब बात होती है। तूफान आता है, सब कुछ हिला देता है, और फिर बाहर की दुनिया वैसी ही चलने लगती है। लेकिन अंदर बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। उस दिन के बाद घटनाएं तेजी से बढ़ीं। महेश पाटिल का निलंबन सिर्फ शुरुआत थी। जांच के आदेश ऊपर तक पहुंचे, और जिन फाइलों पर सालों से धूल जमी थी, वे एक एक कर खुलने लगीं। कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों के लेन देन और चुप्पी से भरे समझौते सब सामने आने लगे। जिन नामों को अब तक कोई जोर से नहीं लेता था, वे फुसफुसाहट से निकलकर चर्चा में आने लगे। सिस्टम, जो हमेशा खुद को मजबूत समझता है, अब अपने ही वजन से दबने लगा था। अनिका जानती थी कि यह दौर सबसे खतरनाक होता है, जब सच सामने आ चुका हो, लेकिन उसे पूरी तरह स्वीकार करने की हिम्मत किसी में ना हो। उस पर दबाव आने लगा। मुलाकातें बढ़ीं, सलाहें दी गईं, और कुछ बातें आधी आवाज में कही गईं। इतना आगे मत जाइए, मामले को यहीं समेटना बेहतर होगा। आपने अपना काम कर दिया है। हर वाक्य में चिंता कम और डर ज्यादा था। अनिका सुनती रही। उसने किसी को टोक नहीं, किसी से बहस नहीं की। उसने सिर्फ एक बात दोहराई, जांच पूरी होगी। यह जिद नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। उसे पता था कि अगर वह अब रुकी, तो वह उन सब लोगों की उम्मीद तोड़ देगी जो बिना आवाज किए सहते आए हैं। मीडिया को धीरे धीरे खबरें मिलने लगीं। पहले छोटे कॉलम, फिर बड़ी हेडलाइंस। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला है, या इससे कहीं ज्यादा? सड़कों पर चर्चा शुरू हो गई। वही हाईवे जहां लोग सिर झुकाकर निकल जाते थे, अब बातचीत का विषय बन गया था। ट्रक ड्राइवरों के बीच एक अजीब सी हलचल थी। कुछ ने पहली बार खुलकर बोलना शुरू किया। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। अनिका के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसी पुरस्कार से बड़ी, किसी पद से भारी, लेकिन कीमत भी कम नहीं थी। उसे सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। हर कदम पर निगाहें थीं। कभी कभी उसे लगता कि यह सब बहुत थकाने वाला है। रात को अकेले बैठकर वह उन पलों को याद करती, जब वह थाने के उस कमरे में बैठी थी, बिना खिड़की, बिना घड़ी। वह सोचती, अगर मैं उस रात टूट गई होती, तो आज यह सब नहीं होता। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। महेश पाटिल अब अलग दुनिया में था। पूछताछ, सवाल, और वह कुर्सी जो अब उसके नीचे नहीं थी। उसने कई बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई भारी थी। उसके चेहरे से वह आत्मविश्वास गायब हो चुका था, जो कभी उसकी पहचान था। वह भी समझ चुका था कि कुछ गलतियां माफ नहीं होती। उसके लिए यह सिर्फ करियर का अंत नहीं था, यह उस भ्रम का टूटना था कि ताकत हमेशा बचा लेती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ बड़े नाम सामने आए। कुछ ने पद छोड़े, कुछ ने सफाई दी, और कुछ चुप हो गए। यह चुप्पी अब डर से नहीं, बल्कि उजागर हो जाने के डर से थी। अनिका ने किसी को निशाना नहीं बनाया। उसने सिर्फ प्रक्रिया को चलने दिया। यही उसकी ताकत थी। वह जानती थी कि सच को अगर अपने रास्ते पर छोड़ दिया जाए, तो वह खुद मंजिल तक पहुंच जाता है। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद एक सार्वजनिक बैठक हुई। अधिकारी, प्रतिनिधि और आम लोग सब मौजूद थे।
अनिका मंच पर नहीं चढ़ी, उसने माइक नहीं लिया, उसने बस बैठकर सुना। लोगों ने अपने अनुभव बताए, अपने डर, अपनी मजबूरी। ये वह आवाजें थीं जो सालों से दबाई गई थीं। उस दिन उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष अकेला नहीं था। यह एक सामूहिक थकान का नतीजा था जो अब बाहर आ रही थी। बैठक के बाद एक बुजुर्ग ड्राइवर उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया। अनिका ने उसका हाथ थाम लिया। उस छोटे से स्पर्श में जितनी कृतज्ञता थी, उतनी शायद किसी भाषण में नहीं हो सकती। उसी शाम अनिका अपने कमरे में लौटी। उसने फाइलें बंद कीं और पहली बार खुद को थोड़ा आराम दिया। शरीर अब भी थका हुआ था, मन अब भी सतर्क। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी में उसे वही हाईवे याद आया। उसने सोचा, यह सब एक रात से शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर शायद बरसों तक रहेगा। उसे कोई भ्रम नहीं था कि सिस्टम अचानक पवित्र हो जाएगा। उसे पता था कि लड़ाई लंबी है, लेकिन हर लंबी लड़ाई की शुरुआत एक छोटे से नहीं से होती है। उस रात उसने नहीं कहा था डर के सामने, समझौते के सामने और जल्दबाजी के सामने। यही नहीं, आज कई हां मैं बदल रहा था। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। निष्कर्ष साफ थे। कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कुछ फैसले अदालत तक पहुंचे, कुछ प्रशासनिक स्तर पर हुए। हर फैसला सही नहीं था, हर परिणाम संतोषजनक नहीं था, लेकिन दिशा बदल चुकी थी। यही सबसे जरूरी था। अनिका ने उस दिन कोई बयान नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, यह काम किसी एक का नहीं होता, और वह सच था। अगर उस ढाबे का लड़का पानी लेकर ना आता, अगर कुछ लोग भीतर से आवाज ना उठाते, तो शायद यह सब अधूरा रह जाता। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक और हाईवे पर, एक और चेकपोस्ट पर, एक अधिकारी ने किसी को रोकते हुए सोचा होगा, थोड़ा संभल कर। यह सोच ही बदलाव की शुरुआत होती है। अनिका राव जानती थी कि उसे कोई मूर्ति नहीं बनाया जाएगा, नहीं वह ऐसा चाहती थी। उसे बस यह यकीन था कि उसने उस रात जो चुप्पी चुनी थी, वह बेकार नहीं गई। कभी कभी सबसे बड़ा विरोध शोर नहीं करता, वह बस टिके रहता है, सहता है और सही वक्त पर सच को सामने लाता है। यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि सार था। क्योंकि सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत लगे, जब वह किसी एक इंसान को हल्के में लेती है, तो वह भूल जाती है कि उसी एक इंसान में पूरे सिस्टम को हिलाने की ताकत छिपी हो सकती है।